Bismillahirrahmanirrahim. As we are going to learn English grammar, and especially we are talking about tenses. We have discussed 12 tenses yesterday, and in the next lecture we will be talking about passive voice of these tenses. So today we are going to talk about subject verb agreement, a very important area in grammar that we usually mistake, and that creates ambiguity in your sentences, that creates problems while writing different sentence structures. That is the major cause of your mistakes in grammar. So you can see some rules and guidelines. As in the slide, I have highlighted these things. There are some basic rules which, if we understand, then we'll be able to remove our major issues related to grammar. ठीक है, जितने भी हमारे ग्रामर की मिस्टेक्स हैं उसमें से 70% इसके अंदर होता है, ग्रामर की मिस्टेक्स. मैं स्पेलिंग या पंक्चुएशन की बात नहीं कर रहा, ग्रामर की मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ कि वी नो अबाउट द टेंसेस बट वी डोंट नो अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंड ड्यू टू दैट वी मेक सर्टन मिस्टेक्स. सो सबसे पहले जो सबसे बेसिक रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आई से he reads a book, but I say they read books. They read books. He reads a book. अब इसमें हर चीज़ सिंगुलर चल रही है. he सिंगुलर है, reads भी सिंगुलर है और a book भी सिंगुलर है. इवन के ऑब्जेक्ट भी बाज़ केसेस में आपको सिंगुलर ही लगाना पड़ता है. एनीवेज, आप यहाँ तक देखें सब्जेक्ट और वर्ब. he reads a book, he, she, इट, तीनों के साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाया. और इसी तरह हमने प्लूरल के साथ दे रीड बुक्स, हमने प्लूरल वर्ब लगाया. इसी तरह आई एम रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग बुक्स. सो आई के साथ एम लगाया, यू के साथ आर लगाया. प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. ये बात याद रखिएगा. अब ये बेसिक रूल है. इस रूल के अंदर पहली जो चीज़ है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जब आप उनको नॉर या आर के साथ आप जोड़ते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है. दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से दो हैं? अली एंड अमजद. अगर अली एंड अमजद जो है ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनको अगर हम इस तरह जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, अली और अमजद, नीदर अली नॉर अमजद, अगर हम ये इस्तेमाल करें तो फिर सिंगुलर वर्ब लगेगा. कैसे? अली और अमजद दो सब्जेक्ट हैं एक सेंटेंस के अंदर, और हम कहते हैं या अली या अमजद, फिर सिंगुलर वर्ब लगेगा. ना अली ना अमजद, फिर भी सिंगुलर वर्ब लगेगा. लाइक माई आंट और माई अंकल इज़ अराइविंग बाय ट्रेन टुडे. माई आंट एक सब्जेक्ट है, अंकल दूसरा सब्जेक्ट है. So my aunt, my uncle is arriving by train today. अब यहाँ अगर इस तरह हो कि my aunt and my uncle, तो फिर ये होगा प्लूरल. ये प्लूरल सब्जेक्ट इस पे लगेगा. My aunt and my uncle are arriving by train today. ठीक है. अच्छा, बात समझ आ रही है नहीं आ रही रूल 1 की? कोई पता चला है जी? यस सर. ओके. सेकेंड रूल को देखेंगे. टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय ईदर और नीदर नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब एज इन रूल 1. देयर आर टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स. नीदर John nor Cameron is available. Either Kiana or Casey is helping today with stage decorations. So in both cases, either or and neither nor के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं दो सब्जेक्ट्स को, तो फिर उनके साथ जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल होगा. ठीक है.
और हमने यही मिस्टेक्स जब हम पैराग्राफ राइटिंग कर रहे थे तो इसी तरह की हमारी मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सके। यही एक रीज़न होती है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3 की बात करते हैं। व्हेन आई इज वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय ईदर और आर, नीदर नॉर, पुट इट सेकंड एंड फॉलो इट विद सिंगुलर वर्ब एम। जब आई, अब यहाँ एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, याद रखनी है कि जब दो सब्जेक्ट लग रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट हो रहे हैं आई और उसके साथ हैं, जिनमें से एक आई है, मिसाल के तौर पे आई एंड यू, ठीक है, आई एंड यू ये दो सब्जेक्ट्स हैं। कहता है कि जब ये दो सब्जेक्ट्स लग रहे हों और ये दो सब्जेक्ट्स ईदर आर या नीदर नार के साथ जुड़ रहे हों तो फिर आई सेकंड नंबर पे लगेगा, पहले नहीं लगेगा। हम कहेंगे यू आर मी, सॉरी यू आर आई, शी आर आई एम गोइंग टू द फेस्टिवल। ठीक है, यानी कि दोबारा बता देता हूँ कि व्हेन आई इज़ वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय ईदर आर और नीदर नॉर, दीज आर द कनेक्टर्स। हमने कंजंक्शंस की बात की थी कि ये को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं, पेयर्स में जो आते हैं। सो व्हेन दे आर यूज्ड इन पेयर्स, ठीक है, व्हेन दीज सब्जेक्ट्स आर यूज्ड आर कनेक्टेड बाय दीज पेयर्स, देन यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब एम। ठीक है, शी और आई एम गोइंग टू द फेस्टिवल, यानी इधर आर लगा के दो सब्जेक्ट आपने जब जोड़ने हैं तो उसके अंदर अगर आई मौजूद है तो आई बाद में लगेगा और उसके साथ एम लगेगा। फोर्थ, व्हेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज कनेक्टेड बाय आर और नॉट टू अ प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब सिंगुलर सब्जेक्ट को आप आर या नार के साथ जोड़ के एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं तो प्लूरल बाद में लगाएंगे और प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि आई को बाद में लगाना है। अब एक जगह आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, शी एंड दे, शी सिंगुलर है और दे प्लूरल है, और शी एंड दे दो अगर आपके पास हैं तो फिर कहता है कि दे को आप बाद में लगाएंगे। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट जब होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ कोई प्लूरल होगा तो प्लूरल बाद में लगेगा और प्लूरल के हिसाब से ही वर्ब लगेगा। दिस इज एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये इसके साथ एग्री करेगा इमीडिएट के साथ। तो यहाँ क्या है, द सर्विंग बाउल और द प्लेट्स गो ऑन द शेल्फ। अब यहाँ ऐसे भी हो सकता है द सर्विंग बाउल, अब अगर ये इस तरह होता है द प्लेट्स और द सर्विंग बाउल, फिर गोज हो जाएगा, इसलिए वो गलत हो जाता है। तो क्या हुआ कि जब एक सेंटेंस के अंदर आपने कोरिलेटिव कंजंक्शन लगा के दो आपने सब्जेक्ट्स इस्तेमाल किए तो आपने जो प्लूरल है वो बाद में लगाना है और प्लूरल के हिसाब से ही आपने वर्ब लगाना है। वर्ब हमेशा उसी के साथ होता है, ये याद रखिएगा कि यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक वर्ब उसके साथ होता है जिसके फ़ौरन बाद, यानी कि जिसके फ़ौरन पहले, यानी कि वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट लगा हुआ होता है उसी के हिसाब से वर्ब लगता है। यू कैन सी इट, आई एम, प्लेट्स गो, नॉट प्लेट गोज, प्लेट्स गो। ठीक है, हाँ जी, कुछ पता चला, कुछ समझ आई, कुछ आइडिया हुआ इस चीज़ का? मिस्टर बुखारी? यस सर। हाँ जी मिस्टर बुखारी, आप अगर जाग रहे हैं तो बताइए जी, या लॉग इन करके फिर सो गए? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिफ्थ रूल, व्हेन अ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय ईदर आर, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट आपने लास्ट पे लगाना है, प्लूरल आपने उधर लगाना है, अभी हमने इस पे बात कर भी ली है। When a singular and plural subject are connected by either or, neither nor, put the plural subject last and use plural verbs। यहाँ पे भी हमने यही बात की थी, पिछली स्लाइड में हमने यही बात की थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट आर नार के साथ लगे तो तब भी ये काम होगा। आर के साथ देखें यहाँ पे क्या है, द सर्विंग बाउल आर द प्लेट्स, सो नीदर द सर्विंग बाउल नॉर द प्लेट्स, सिर्फ आर और नार इस्तेमाल हो तब भी, नीदर नॉर ईदर आर होगा तो तब भी प्लूरल लगेगा।
देखें आर और नॉर भी इस्तेमाल होता है ना। मिसाल के तौर पे आप इस तरह कर लिखते हैं द सर्विंग बाउल और द प्लेट्स, ठीक है, द सर्विंग बाउल नॉर द प्लेट्स। तो कहता है कि अगर आर और नार सिर्फ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करते हैं, तब भी प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट बाद में लगेगा। और जब ये कनेक्टिव कंप्लीट लगा रहे हैं ईदर आर नीदर नार, तब भी प्लूरल बाद में लगेगा। और प्लूरल के हिसाब से प्लूरल सब्जेक्ट बाद में लगेगा और प्लूरल के हिसाब से ही आप वो लगाएंगे। जैसे हम कहते हैं नीदर टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर अवेलेबल, ना उस्ताद ना शागिर्द। ये भी हो सकता है ईदर द स्टूडेंट, ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर अवेलेबल, ठीक है। जो प्लूरल होगा वो हमेशा बाद में लगेगा। जब भी किसी भी सूरत में आप जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, ईदर आर के साथ, नॉर के साथ, आर के साथ, नीदर नॉर के साथ, तो आपने प्लूरल बाद में लगाना है। एंड के साथ लगाते हैं तब भी प्लूरल बाद में लगाना है। अब अगला रूल आ गया है कि जब प्लूरल वर्ब को आप दो सब्जेक्ट्स के साथ आप जोड़ते हैं तो क्या होगा, अ कार एंड बाइक एंड अ बाइक आर माई मीन्स ऑफ। अच्छा, इससे पहले हमने ईदर आर नीदर नार के हिसाब से देखा और आर के हिसाब से देखा कि वहाँ पे हमने ये कहा कि ये दो जो है वो प्लूरल हैं, यानी कि जब प्लूरल इनका जो है वो बाद में लगेगा सिंगुलर के साथ। अब अगला जो रूल है, रूल नंबर 6, उसको देखिए कि यूज़ ऑफ प्लूरल वर्ब विद 2 और मोर सब्जेक्ट्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड। जब दो सब्जेक्ट्स आप जोड़ रहे हैं सब्जेक्ट्स की, तो फिर आप आर लगाएंगे। प्लूरल वर्ब, दो सब्जेक्ट्स कौन से हैं, द टीचर एंड द स्टूडेंट। ये दोनों जो है वो बेसिकली सिंगुलर हैं, लेकिन दो अलग-अलग एंटिटीज़ हैं, लिहाजा उसने क्या किया, इनको भी दो सिंगुलर लगाए तब भी आर लगेगा, इज नहीं लगेगा, ठीक है। अ कार एंड अ बाइक आर माय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर, कोई आपको कोई अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, वरना मैं अगले पेज की जाने मूव करने लगा हूँ। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? सर अगर ये जो, हाँ बोले बोले, हेलो सर, हाँ बोले बोले। सर अगर ये प्लूरल आ जाए, अ कार एंड अ बाइक की तो सिंगुलर है, तो अगर प्लूरल आ जाए, आगे आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं उस आगे, वो अगला रूल है ना, आगे रूल्स जब कंप्लीट हो जाए फिर यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, नहीं तो आगे जाएंगे तो आगे वो आएंगे इंशाल्लाह। ओके सर। नेक्स्ट, नो सर, कोई okay, sometimes the subject is separated from the verb by words such as along with, as well, besides or not। कहते हैं कि बाज़ सब्जेक्ट जो वर्ब से अलहदा होता है, ऐसे अल्फाज लगा के, जैसे हम कहते हैं द पॉलिटिशियन अलॉन्ग विद द न्यूज़मैन, तो कहते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपने जो वर्ब आगे जो वर्ब लगाना है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। इस तरह देखें, उसने सेपरेट कर दिया, कॉमास लगाए, द पॉलिटिशियन अलॉन्ग विद द न्यूज़मैन इज़ एक्सपेक्टेड शॉर्टली, एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस इज़ द कॉज ऑफ हर शेकिंग। अब आर नहीं लगा, एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस आर, नो, इज़। कि एक तो बात है जब अलॉन्ग विद द न्यूज़मैन, अलॉन्ग विद जब आप इस तरह के वर्ड्स लगाते हैं ना, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, नॉट, तो ये लगा के आप उसको एक दूसरी अलहदा से पूरी फ्रेज़ बना देते हैं, अलॉन्ग विद द न्यूज़मैन एज वेल एज नर्वसनेस। लिहाजा सब्जेक्ट यही रहेगा, इनिशियल सब्जेक्ट द पॉलिटिशियन, एक्साइटमेंट, इसी के हिसाब से वर्ब लगाया, इज़, आर नहीं लगाया हमने। आगे रूल 8 आता है, प्रोनाउंस ईच, एवरीवन, एवरीवन। अब एवरीवन अलग-अलग भी लिखा हुआ है, सेपरेट भी, जोड़ के भी लिखा हुआ है, एवरीवन और एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबॉडी, ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं और इनको सिंगुलर वर्ब्स होते हैं। एवरीवन आर नहीं होगा कभी भी,
एवरीबॉडी, एनीवन, जिसके साथ वन लग गया या बॉडी लग गया ना, दे रिक्वायर सिंगुलर वर्ब्स. एनी वन ऑफ द केक इज गॉन. एनी वन ऑफ द गर्ल्स सिंग्स वेल. अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आप याद रखिएगा. एनी वन ऑफ द केक्स, जब आपने सेंटेंस लिखा, हम कहते हैं जी कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉज, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. वन ऑफ जब आपने लिखा, एवरी वन ऑफ द, अब जब आपने लिखा तो वो रीजंस होगा, उसके साथ आप एस लगाएंगे, यानी इन सब में से ये सारे, यानी इन सब, ये यहाँ पे प्लूरल ही लगेगा. यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त बात है जो हम अक्सर वो गलती करते हैं. मैंने जैसे बात की कि आप लिखते हैं जी कि करप्शन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जनाब वहाँ पे वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ होगा, काज नहीं होगा. ठीक है, ये आपकी मिस्टेक्स थी जो ग्रामर के अंदर हमने देखी, उन्हीं को देख के मैंने ये वाला लेसन जो फिर प्लान किया ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, यानी जैसे हमने यहाँ पे कहा एवरी वन ऑफ द केक्स इज़ गॉन, सो वन ऑफ द कॉजेज़ होगा करप्शन. नेपोटिज्म इज़ वन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वन ऑफ द कॉजेज़. ठीक है, आगे यानी आगे अगला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, यहाँ ये देखना है. और फिर जैसे यहाँ पे हमने एक सेंटेंस है एवरी वन ऑफ द केक्स इज़ गॉन, इसके हिसाब से भी करप्शन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़. ठीक है, जैसे वहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दी ना, यहाँ पे बातों बातों में बात आ गई तो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया. अदरवाइज इसी तरह होगा एवरी वन ऑफ द केक्स इज़ गॉन. एवरी वन जो है एक वन वर्ड है जिसका मतलब है एवरीबॉडी. यहाँ ये बात नोट कीजिएगा, नीचे मैंने लिख भी दी है. जबकि एवरी वन जो है ये दो वर्ड्स हैं जिसका मतलब है ईच वन. एवरीबॉडी का मतलब और है. ठीक है, एवरी वन और एवरीबॉडी सेम मतलब लेते हैं, लेकिन एवरी वन जो है उसका मतलब है ईच वन. ठीक है, सो मतलब मुख्तलिफ हो जाते हैं जब आप इनको सेपरेट करते हैं. जब आपने जोड़ के लिखा कुछ और मतलब लेगा, जब इलादा लिखेंगे कुछ और मतलब होगा. सर ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दे. ये वाला लास्ट पॉइंट नोट. यस, 8 रूल. रूल 8 यस सर. कहता है कि जब आपने ईच, एवरी वन, एवरीबॉडी, एनी वन, एनीबॉडी, समवन, समबॉडी, ये जब आपने प्रोनाउंस इस्तेमाल किए तो ये सिंगुलर होते हैं और इनको सिंगुलर वर्ब की ही ज़रूरत होती है. ठीक है, जैसे हमने लिखा एवरी वन ऑफ द केक्स, लाजिम बात है एवरी वन के बाद आपने लिखना है. ये बाज़ दफ़ा सिंपल लिखते हैं कि एवरी वन इज़ गॉन, ईच सिंग्स वेल, लेकिन नॉर्मली प्रपोजिशनल फ्रेज लगती है इसके अंदर दरमियान में ना, ऑफ द केक्स, ऑफ द गर्ल्स, ऑफ द बॉयज़, एवरी वन ऑफ द बॉयज़, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स. तो ये बीच में प्रपोजिशनल फ्रेज लगती है, लगे या ना लगे. एवरी वन के साथ, ईच के साथ, ईच वन के साथ, एवरी वन के साथ, एवरीबॉडी के साथ, एनी वन के साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा. ठीक है, ये बात की जा रही है. और इसमें यह भी बताया कि एवरी वन और उसका मतलब है एवरीबॉडी, जबकि एवरी वन दो अलग-अलग अल्फाज जब आप देखेंगे तो फिर उसका मतलब है ईच वन. ठीक है, समझ आ गई? यस सर. यस सर. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Rule number 9. So in case of words indicating portions, percents, fraction, part, majority, sum, all, none, remainder and so forth. कहते हैं इस तरह के अगर आप पोर्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे अल्फाज जो कि पोर्शंस को इंडिकेट कर रहे हैं, तो फिर वर्ब जो है वो फ्रेज़ के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है उसके मुताबिक आप जो नाउन जो उसके वर्ब उसके मुताबिक इस्तेमाल करें जो कि फ्रेज़ के अंदर नाउन इस्तेमाल किया गया है. यानी आपने बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन को देखना है. ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन उसके मुताबिक आपने करना है. ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन क्या है? अब यहाँ पे देखें फ्रेज़ हमने इसको पहले प्रपोजिशन को पढ़ा था. प्रपोजिशन में क्या होता है? प्रपोजिशन फ्रेज के अंदर प्रपोजिशन होती है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होता है.
जैसे ऑफ द पाए, ऑफ द पाए, ऑफ द सिटी, ऑफ द पीपल, ऑफ द गार्बेज, ऑफ द सेंटेंस। अब वो कहता है कि यहाँ पे जब आपने ये इंडिके ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो पोर्शंस को इंडिकेट कर रहे हैं, फिर आप वर्ब ये वाला लगाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे वर्ब इसके हिसाब से लगाएंगे। 50% ऑफ द पाई हैज़ डिसअपीयर्ड, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड। यहाँ पे जो लगा हुआ होगा उसके मुताबिक आप लिखेंगे। हम कहेंगे ना 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन देयर असाइनमेंट्स। जब आपने स्टूडेंट्स लिखा तो हैव लगेगा। अगर आपने लिखा सिर्फ स्टूडेंट 50% ऑफ द पाई, फिर हैज़ होगा। यहाँ जो चीज़ होगी 1/3 ऑफ द सिटी इज़ अनएम्प्लॉयड, जैसे हम कहते हैं 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अनएम्प्लॉयड, 1/3 of the country is corrupt, so 1/3 of the people are unemployed। अब यहाँ पे people लगाया तो उसी को हमने R लगा दिया, 1/3 of the people, but 1/3 of the city unemployed people, चूँकि itself plural होता है लिहाजा हमने उसको R। फिर the garbage was picked up whereas sentences were punctuated, none of the sentences were punctuated। so of the sentences के हिसाब से कि जब आप पोर्शन इंडिकेट कर रहे थे कितना, पोर्शन का मतलब कितना, 50%, 1/3, 30%, सारे का सारा, या कुछ भी नहीं, 2%, 5%। तो ये जो पोर्शन की इंडिकेशन होती है इसके बारे में ये हम कहते हैं कि दैट इज़ व्हाट दैट रिक्वायर्स द वर्ब प्रीसीडेड बाय इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ठीक है, ये है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हाँ जी, समझ आ गई ये बात की? Yes, sir. ओके ओके गुड। किसी को समझ नहीं आए ना आई हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। रूल्स एंड गाइडलाइंस। Third rule, the expression the number is followed by a singular verb। the number जो है वो singular verb लगेगा, a number जो है उसके ऊपर plural लगेगा। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन है ना सेपरेट। क्या a number of people we need to hire is 13। a number of people have written in about this subject। the number लिखेंगे तो फिर लाजमी बात है द नंबर ऑफ पीपल, तो अल्टीमेट वी नीड टू हायर इज 13। ये सारे का सारा एक है ना, द नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू हायर, ये सारे का सारा एक वो है, फ्रेज है पूरी की पूरी। द नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू हायर, सॉरी क्लॉज है, द नंबर ऑफ नाउन क्लॉज है ना, द नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू हायर इज 13। तो द नंबर लिखेंगे तो इज लगेगा, अ नंबर लिखेंगे तो आर लगेगा। अ नंबर ऑफ पीपल हैव रिटन दिस इन अबाउट दिस सब्जेक्ट, अ नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू हायर आर, वहाँ पे आर लगेगा। सेम सेंटेंस हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अगर सेम सेंटेंस है, द नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू हायर इज 13, अ नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू हायर आर 13। आ और दा से लगने से वर्ब चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे नेक्स्ट रूल है ईदर एंड नीदर एज सब्जेक्ट टेक अ सिंगुलर वर्ब। जब ईदर और नीदर को आप सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये सिंगुलर वर्ब इनको चाहिए। ईदर ऑफ दैम इज अवेलेबल, ईदर ऑफ अस इज अवेलेबल, नीदर ऑफ दैम इज अवेलेबल, नीदर ऑफ अस इज अवेलेबल। ईदर और नीदर जब सब्जेक्ट की जगह पे लगेंगे तो फिर ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। हाँ जी, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस स्लाइड? कोई क्वेश्चन नहीं है या खामोश हो गया, गायब हो गए सारे? No, sir. अच्छा, जाग रहे हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
Rule number 12. In sentences beginning with here and there, the subject follows the verb. here और there के हिसाब से आपने ये देखना है कि subject follows the verb. There are, subject follows the verb. There are 4 hurdles to jump. There is a high hurdle to jump. Subject follows the verb. सब्जेक्ट यानी कि जो वर्ब लगा है उसके हिसाब से सब्जेक्ट लगेगा. देयर आर कितने हर्डल्स, इसके हिसाब से लगेगा. हेयर एंड देयर जब आप लगाएंगे तो इसके हिसाब से हम कहते हैं देयर आर. जब हमने बोला देयर आर हमने लिखा तो डेफिनेटली आगे हम जो भी वर्ब जो नाउन लगाएंगे, आगे उसके बाद जो भी नाउन लगाएंगे तो वो हम प्लूरल लगाएंगे. हम कहते हैं देयर आर स्टूडेंट्स इन क्लास. लेकिन अगर हम कहें देयर इज़ हमने बोला तो इज़ के बाद आगे हमें प्लूरल सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा. नाउन अगला जो भी आएगा वो प्लूरल सिंगुलर होगा. देयर इज़ अ बुक, बट देयर आर लगा तो देयर आर बुक्स. रूल नंबर 13. सिंगुलर वर्ब विद सम ऑफ मनी और पीरियड्स ऑफ टाइम. $10 इज़ अ हाई प्राइस टू पे. सम ऑफ मनी या पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है. यहाँ ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है. देखें, आपने लिखा $10 इज़ अ हाई प्राइस टू पे. 5 years इज़ द मैक्सिमम. 5 years आर नहीं होगा, 5 years इज़. कहते हैं जब आपने सम उसको काउंट किया ना, जब आपने पूरा सेमेस्टर 4 साल पढ़ा तो मैंने कहा जी 4 years इज़ द मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन स्टडी इन द यूनिवर्सिटी. 4 years इज़ द मैक्सिमम टाइम. सो एज ए सम हमने इसको काउंट किया. ठीक है. Okay, so when we talk about that sum of money or periods of time, then we use singular verb after them. ठीक है. $10 is a high price to pay. 5 years is the maximum sentence for that offense. Okay. Any question related to this slide? हाँ जी, कोई क्वेश्चन? बुखारी, सना भी 2 है कि 3 है हमारी क्लास में? तीनों सना सब क्लियर है. ओह गुड, शाबाश. जाग गए आप, फिर आपको किसी ने जगाया या आप खुद जागे? अच्छा, ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. रूल नंबर 14. विद प्रोनाउंस सच एज हु, दैट और विच, यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ दोज pronouns. Salma is the scientist who writes the reports. कहते हैं who, that और which अगर आप लगाते हैं तो फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि इन प्रोनाउन से पहले नाउन कौन सा है, उसके मुताबिक हम वर्ब लगाएंगे. अब यहाँ देखें, उसने लिखा कि सलमा इज द साइंटिस्ट हु राइट्स द रिपोर्ट, बट ही इज़ वन ऑफ द मैन हु डू द वर्क. यानी हु से पहले जिस तरह का नाउन लगा होगा उसके मुताबिक हु के बाद वर्ब लगेगा. ये नहीं होगा ही इज़ वन ऑफ द मैन हु डज द वर्क. नो, ही इज़ वन ऑफ द मैन हु डू द वर्क. समझ आ गई बात? ही इज़ वन ऑफ द मैन हु डू द वर्क. कि हु से पहले जो सब्जेक्ट लगा हुआ है, जो नाउन लगा हुआ है, वो ऊ के बाद आने वाले वर्ब पे वो इफेक्ट करेगा, सब्जेक्ट नहीं इफेक्ट करेगा. दिस इज व्हाट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरह क्रिएट होता है सेंटेंस के अंदर. यानी कि यहाँ हमें टेंसेस तो सारे आते हैं लेकिन हमसे ये गलतियाँ होती हैं. नेक्स्ट रूल. Collective nouns such as team and staff may be either singular or plural depending on their use in a sentence. सेंटेंस में इस्तेमाल के हिसाब से आप देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन के ऊपर आपने क्या लगाना है, सिंगुलर या प्लूरल. जब हम कहते हैं स्टाफ इज़ इन अ मीटिंग,
तो इसका मतलब सारे के सारे अमले को उसने सिंगुलर इस्तेमाल। वहीं पे स्टाफ आर इन डिसएग्रीमेंट अबाउट द फाइंडिंग्स। सो स्टाफ आर इन डिसएग्रीमेंट, इसका मतलब है उसमें कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते। सो स्टाफ मेंबर्स की बात हो रही है ना, स्टाफ आर, जब स्टाफ मेंबर्स की बात हो रही है तो आर लगेगा। पूरे स्टाफ की डायरेक्ट बात हो रही है तो फिर उसके लिए उसने इज लगाया। जैसे क्रिकेट टीम है, हम कहते हैं टीम इज लीविंग फॉर न्यूजीलैंड टुडे, द टीम इज प्रैक्टिसिंग इन द ग्राउंड, लेकिन साथ ही हमने लगा के द टीम आर इन डिस्कशन अबाउट द मैच। वापस में सारे चूँकि बात कर रहे हैं, स्टाफ मेंबर टीम मेंबर्स की बात हो रही है। एज अ होल जब बात होगी तो इज लगेगा, जब सेपरेट सेपरेट उनको आप इंडिकेट कर रहे हो तो फिर वो सारे चूँकि डिस्कस कर रहे हैं सो आर लगा दिया। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस स्लाइड्स प्लीज यू कैन आस्क। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नाउ दिस इज ऑल अबाउट टेंसेज एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है कि देयर आर 15 रूल्स दैट यू नीड टू लर्न, दैट यू नीड टू एक्वायर, दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। कि जब आप लिखेंगे तो आपने ये देखना है कि उसके इमीडिएट बाद कौन सा लगा हुआ है। जो भी वर्ब से पहले जो नाउन लगा हुआ है उसी के मुताबिक उसको आप लिखेंगे और यही रूल्स फॉलो करते हुए आप अपने सेंटेंसेस आप बनाएंगे। ठीक है, तो इसी पे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। अगर मज़ीद आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर 7 वाला रूल एक दफा रिपीट कर दे। रूल 7 रिपीट करूं? यस सर। सब्जेक्ट को जब आप वर्ब से आप सेपरेट करते हैं, ठीक है, इस तरह के अल्फाज लगा के अलॉन्ग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, यानी इससे आपको पता चलता है कि सब्जेक्ट अलहदा हो गया ना। द पॉलिटिशियन, ठीक है, जब हम कहते हैं द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, ठीक है, बेसिकली बात आपका फोकस जो वो इसके ऊपर है। एक्चुअली जिस पे फोकस होता है ना उसी को आपने लेके चलना है। यहाँ पे द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू कम शॉर्टली, इज इन लाइब्रेरी। द टीचर अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स इज इन लाइब्रेरी, इसका मतलब टीचर की बात की जा रही, इनकी बात नहीं कर, इनके साथ वो गया हुआ है। ठीक है, तो ये अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स एज वेल एज नर्वस, इस तरह की जो प्रपोजिशनल फ्रेजेस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इन एक्सप्रेशंस को इग्नोर करके आप आगे चलेंगे। इनको इग्नोर कर देंगे, इसके साथ चलेंगे। पॉलिटिशियन इज, एक्साइटमेंट इज। ठीक है, हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? यस सर। कोई और क्वेश्चन? Okay, if you don't have any question then we are going to leave going to move towards the exercise. ठीक है, इस पे जो एक्सरसाइज है उस पे बात करेंगे। अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ ताकि जिसका भी कोई क्वेश्चन होगा बाद में, जो लोग नहीं अटेंड कर सके उनको भी थोड़ा सा इस बारे में इल्म हो जाए। ठीक है, तो एक्सरसाइज की जाने पड़ते हैं बस।